नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक सहगल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने फाइनेंशियल चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। दिवाली का त्यौहार आ रहा है और बहुत ही जल्द अब छुट्टियों का भी सीजन आ जाएगा। इससे पहले भी आईसीआईसीआई का एक कॉन्ग्लोमरेट फंड आया है। वो फंड क्या है उसके बारे में आज बात करेंगे कि कॉन्ग्लोमरेट थीम क्या होती है। एक्चुअली थीमेटिक फंड है। थीमेटिक फंड के अंदर किस थीम पे फोकस होता है वो बहुत डिपेंड करता है। हमने अपने पहले वीडियो में थीमेटिक फंड समझाया हुआ है। ये अलग तरह के थीमेटिक फंड्स आए हैं। आदित्य बिरला ने फर्स्ट टाइम कॉन्ग्लोमरेट फंड लेके आए थे। अब आईसीआईसीआई लाया है, पहले बड़ौदा बीएनपी परिवार भी ला चुके हैं। कॉन्ग्लोमरेट फंड का मतलब ये होता है कि जो कंपनी एक प्रमोटर ने शुरू करी है और उसके साथ साथ उनकी और भी कंपनीज है, यानी कि एक पेरेंट कंपनी है प्रमोटर बेस्ड और उनकी और भी सब्सिडरीज कंपनीज है जो कि अलग सेक्टर में है, डिफरेंट सेक्टर्स में है या डिफरेंट काम में है। वो कंपनीज एक कॉन्ग्लोमरेट फंड के अंदर सिलेक्ट हो सकती है। जैसे कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप का नाम है, रिलायंस हो गया, बजाज हो गया, गोदरेज हो गया। इस तरह से काफी ग्रुप्स हैं जो एक्टिव हैं, जिनके एक से ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, अलग अलग सेक्टर्स में है, अलग अलग थीम में है। तो वो सभी जितने भी कंपनीज हैं वो कॉन्ग्लोमरेट में पार्टिसिपेट हो पाएंगे, यानी जो फंड मैनेजर है वो स्टॉक्स ले पाएगा जो ये क्वालिफिकेशन अपनी पूरी करता है, यानी एक प्रमोटर बेस्ड कंपनी और उसकी एटलीस्ट दो लिस्टेड कंपनीज जो कि अलग सेक्टर में हो या अलग काम कर रही हो। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आप ले सकते हैं महिंद्रा हो गया जो ऑटो का भी काम है उसका और दूसरे भी काम है। फिर महिंद्रा का कोटक महिंद्रा बैंक में भी हो गया, रिटेल चेन भी हो गई। इस तरह से रिलायंस हो गया, जियो भी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी है। एक से ज्यादा आपका काम है, अलग सेक्टर्स में काम है, तो आपको ये फायदा रहता है कि आपका जो बिजनेस है वो लार्ज कैप भी हो जाएगा, वो मिड कैप भी हो जाएगा, वो स्मॉल कैप भी हो जाएगा। यानी एक तरह से ये है थीमेटिक फंड, पर ये चलेगा है फ्लेक्सी कैप फंड की तरह। आपके पास सभी चॉइसेस हैं, जो भी फंड मैनेजर रहेगा कि वो कोई भी बास्केट में इसमें प्ले कर सकता है, बशर्ते वो कॉन्ग्लोमरेट फंड के कैटेगरी में आना चाहिए। तो इसके बेनिफिट जैसे कि जो फंड मैनेजर है उसके पास सेफ्टी मेजर्स इसके अंदर काफी रहेंगे, क्योंकि जितने भी कॉन्ग्लोमरेट ग्रुप्स हैं या जितने भी ये इस तरह के बिजनेस हाउसेज हैं वो पुराने हैं, उन्होंने टाइम बहुत लगाया है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। उससे उनको इसका रिस्क, उसका सेफ्टी, किस सेक्टर में पैसा अच्छा बनता है, किस में ज्यादा आपको रिस्क है और कौन सा यहाँ से चलेगा, वो सब वो बिजनेस हाउसेज एनालिसिस करके रखते हैं या उनके पास होते हैं। तो आज एटलीस्ट कॉन्ग्लोमरेट फंड्स के अंदर जो फंड मैनेजर है वो 22 सेक्टर में प्ले कर सकता है। ऐसे 30 से ज्यादा हाउसेज हैं जो कॉन्ग्लोमरेट में फॉल होते हैं। तो फंड मैनेजर के पास ये चॉइसेस बहुत सारी रहेंगी कि वो आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दे सके, डाइवर्सिफाइड इन सेक्टर्स ऑल्सो। कंपनीज में तो डाइवर्सिफिकेशन लेगा ही लेगा। और उसका बड़ा बड़ा फायदा है कि जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं या जो हम बोलते हैं कि सनराइज सेक्टर्स हैं जो यहाँ से चल सकेंगे, जैसे कि हो गया ईवी, फिर अपना ग्रीन रिवॉल्यूशन, सोलर, देन एडवांस रोबोटिक्स हो गया, एआई हो गया, ये सारे ही सेक्टर्स हैं जो आने वाले समय में है। तो ऐसी कंपनीज जो इतने सालों से एस्टैब्लिश्ड हैं उनके लिए ये नए सेक्टर्स में एंट्री लेना बहुत आसान रहता है, क्योंकि इसके लिए बहुत फंड की जरूरत रहती है, बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए। तो ये कंपनी इजिली प्रोवाइड करती है और वो लोग इसमें प्रॉस्पर भी हो सकते हैं। इस तरह के जितने भी सेक्टर्स है, जितनी भी कंपनीज हैं, वो आपको एक स्टेबल, एक बैलेंस रिटर्न्स प्रोवाइड कर पाएंगी ज्यादा वॉलेटिलिटी के बिना। और फंड मैनेजर का रोल है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स जिसमें भी ये कंपनी फॉल हो रही होंगी वो प्ले कर सकता है और आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बना के दे सकता है। तो कॉन्ग्लोमरेट फंड बेसिकली एक फ्लेक्सी कैप फंड हुआ जो कि एक थीम के साथ आया है और उसके अंदर जो फंड मैनेजर है उसका लिवरेज बढ़ जाता है प्ले करने के लिए, उसका लिवरेज बढ़ जाता है आपको रिटर्न प्रोवाइड करने के लिए, रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकता है क्योंकि 20-22 सेक्टर कवर हो जाते हैं, जिसमें कि बैंकिंग से लेके, ऑटो से लेके, ईवी से लेके, एआई से लेके काफी सारे अच्छे अच्छे सेक्टर्स कवर हो जाते हैं। तो कॉन्ग्लोमरेट फंड एक अच्छा नया न्यू जनरेशन फंड हम कह सकते हैं। पहले मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप्स हुआ करते थे, उसके पहले सिर्फ लार्ज कैप्स चला करते थे, फिर ईएलएसएस आ गया, फिर मल्टी एसेट फंड आया है, हाइब्रिड में 3-4 वैरायटी कर दी। पहले एक हाइब्रिड फंड हुआ करता था, अब एग्रेसिव हो गया, कंजर्वेटिव हो गया, बैलेंस हाइब्रिड हो गया। इसी तरह से अब ये एक नया फंड आया है कॉन्ग्लोमरेट, जो कि वर्क करेगा एज ए फ्लेक्सी कैप फंड और है ये थीमेटिक फंड, और जिसमें आपको ऑल सेक्टर का बेनिफिट मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं आज ये एक नए फंड के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। अगले उसमें आपको मैं मल्टी फैक्टर फंड के बारे में जानकारी दूंगा, जो भी न्यू एज फंड है, और अभी ही रिसेंटली सुंदरम ने लास्ट लेके आया था मल्टी फैक्टर फंड। तो क्या होते हैं मल्टी फैक्टर फंड वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। साथ साथ आज की वीडियो में मैं कवर करना चाहूंगा कि दोस्तों देखिए,
बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, बहुत सारे आईपीओ आने वाले हैं। आईपीओ भरना और आईपीओ लगना ये किसी के हाथ में नहीं है, आपको सिर्फ आईपीओ भरना है। अच्छा आईपीओ हो जिसके अच्छे आपको आगे प्रॉफिट्स दिख रहे हो, ना कि सिर्फ लिस्टिंग के, थोड़ा आगे भी अगर वो अच्छा चल रहा हो वैसे ही आईपीओ भरिए। आईपीओ हम भरते हैं तो आईपीओ लगना जरूरी नहीं है, उसकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा। ये मैं आज पॉइंट इसलिए खास उठाया कि आईपीओ के नाम से बहुत सारे इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस इस तरह से रैकेट चला रहे हैं जिसके अंदर आपको कहा जाता है कि आपका आईपीओ लग जाएगा, आप इन्वेस्ट करिए। ना कभी कोई आईपीओ लगता है और आपके पैसे भी चले जाते हैं। तो थोड़ा सेफ रहिएगा, ग्रीड मत लाइएगा कि आईपीओ लगना ही है, लिस्टिंग गेन का फायदा होना ही है, ये चीज से बचें। आईपीओ भरते रहे, अपने डीमैट में भरिए, लगता है तो ठीक, नहीं लगता तो ठीक, आप कभी भी लाइव मार्केट से वो स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जस्ट के आईपीओ का लिस्टिंग गेन लेने के लिए मुझे आईपीओ भरना ही है, उसमें बहुत हमारे जानने वाले का नुकसान हो चुका है, बहुत लोगों ने बड़ी बड़ी पेमेंट खोई है। तो आप वो गलती ना करें। आईपीओ लकी ड्रॉ नहीं है कि 6 दिन 7 दिन में पैसा बना के दे जाएगा, उसके पीछे मत भागिए। अच्छा आईपीओ है, अच्छी कंपनी है, स्ट्रांग है, आप बिल्कुल आईपीओ भरिए। लगता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना निराश मत होइए और ये मत सोचिए कि मुझे आईपीओ नहीं लगता है। हमारे जैसे 90 से 95% को आईपीओ नहीं लगते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लाइव मार्केट में उसको परचेज कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज का ध्यान रखेंगे और इसके पीछे नहीं भागेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, कीप शेयरिंग।